जैसा कि कल पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने देखा था, उसी से जस्ट आगे आज की हम लोग क्लास को बढ़ाएंगे। और बिना किसी देरी के हम सभी जानते हैं कि ये प्रश्न वनडे एग्ज़ाम और अपने बीपीएससी और वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और साथ ही ये सारे के सारे ओल्ड जो घटना चक्र से हैं, घटना चक्र आपको करवाई जा रही है। और घटना चक्र में पुराने सालों में जितने PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वही सब हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए, आइए चलते हैं आज की क्लास की, करते हैं शुरुआत। प्रश्न 21 है, 21 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोग करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? और आपके पास ऑप्शन है लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में। ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। और इन 4 ऑप्शंस में से आप देखेंगे कि धर्मचक्र प्रवर्तन जो उन्होंने दिया था वो दिया था सारनाथ में, उत्तर प्रदेश के बनारस के पास में स्थित है सारनाथ, यहाँ पर उन्होंने दिया था। और धर्मचक्र प्रवर्तन का मतलब है कि धर्म के क्षेत्र में अपना उन्होंने एक नए युग का सूत्रपात किया। पुराने धर्म में जो रूढ़ियाँ चल रही थी सनातन में, उसमें उन्होंने सुधार करने का प्रयास किया। और बौद्धिज्म कोई अलग धर्म नहीं, बल्कि सनातन धर्म में बहुत सारी जो रूढ़ियाँ थी, जो कमज़ोरियाँ थी, उन कमज़ोरियों को दूर करने का प्रयास था। और ऑप्शन बी इज़ राइट। आइए थोड़ा इसका डिटेल देखते हैं दोस्तों, देखिए ज़रा। तो देखिए, थोड़ा सा हम लोग इसका डिटेल देखते हैं। और देखिए, 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्र को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध कौन होता है? जो शुद्ध होता है। बुद्ध कौन होता है? जो शुद्ध होता है, अर्थात बुरे विचार जिसके अंदर नहीं होते और नए ज्ञान की उत्पत्ति होती है, वो बुद्ध कहलाता है। और ज्ञान के पश्चात, प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। और देखिए, इसीलिए यहाँ पर लिखा है मत, धर्म नहीं लिखा है, क्योंकि ये सनातन धर्म का ही एक मत है, एक संप्रदाय है। और देखिए, उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन, जिसे आज सारनाथ कहते हैं। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सारनाथ को प्राचीन समय में क्या बोलते थे? तो इसे ऋषिपत्तन बोलते थे। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखें, उन्होंने वहाँ 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना उपदेश दिया। और प्रथम उपदेश को ही क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और यह उद्देश्य दुख के कारण, दुख का अंत और उनके समाधान से संबंधित था। और इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वें प्रश्न पर आइए। देखिए, निम्नलिखित में से क्या कहा जा रहा है? 22वां प्रश्न, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर या फिर कपिलवस्तु। ये आपके पास प्रश्न है। कहाँ पर उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? महापरिनिर्वाण का शाब्दिक अर्थ है कि मृत्यु कहाँ पर हुई उन्हें। तो उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई है? आप जानते हैं कि वो कोई और जगह नहीं बल्कि कुशीनगर है। और कुशीनगर उस समय मल्लों की राजधानी थी। तो मल्ल महाजनपद का जो राजधानी थी वो कुशीनगर थी। और यहीं पर भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। और चुंद नाम के एक जो है व्यक्ति ने उन्हें कहा जाता है सूकर माधव खिलाया। और उसके बाद उनको पेट में प्रॉब्लम हुई और उसके कारण उनको जो है मृत्यु हो गई। तो ये प्रश्न हो गया, इसका ऑप्शन सी इज राइट। और आगे देखें, यहाँ पर हो सकता है कुछ डिटेल्स भी हमें मिल जाएं। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। और उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह और वैशाली तथा कौशल में राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ हुआ? ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो कौशल राज्य में सबसे अधिक हुआ। दूसरी बात, कौशल नरेश प्रसेन जितने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण कर ली और अपना प्रचार करते हुए वो मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। कहाँ पर? मल्लों की राजधानी पावा गए। और वहाँ जहाँ पर उन्हें चुंद नाम के एक लोहार ने आम्र वाटिका में वो ठहरे। और उसने बुद्ध को क्या दिया? सूकर माधव खाने को दिया। और उन्हें रक्तातिसार, जिसे हम डायसेंट्री बोलते हैं, पेचिस बोलते हैं, वो हो गया। और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। और इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा यानी कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुँचे। और यहीं 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। और साथ ही बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 23वें प्रश्न पर आइए। देखिए, 23वां प्रश्न क्या कह रहा है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैनों की, हिंदुओं की, बौद्धों की या पारसीस की, या इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हैं त्रिपिटक मेनली जो पुस्तक है वो किसकी है? बौद्धों की है। तो आंसर डी इज राइट।
और जरा देखिए त्रिपिटक में क्या क्या शामिल है। तो ध्यान दीजिए, त्रिपिटक बौद्ध धर्म, ध्यान दीजिए त्रिपिटक क्या है, यस, त्रिपिटक बौद्ध धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। इन 3 भागों में उनकी जो है उनके विचारों को बांटा गया। अब देखिए जरा, विनय पिटक में क्या है? तो संघ संबंधी नियम और आचार हैं विनय पिटक में। सुत्त पिटक में क्या है? महात्मा बुद्ध के वचन हैं। और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत हैं। तो ये 3 भागों में बांट दिया गया चीज़ों को। अब देखिए चौथा प्रश्न, 24वां प्रश्न देखिए, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, कौन कौन? जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में किससे संबंधित थी? तो आप जानते हैं बौद्ध, हिंदू, जैन या फिर आपके पास जो पारसी हैं, तो आप सभी जानते हैं त्रिरत्न की अवधारणा मेनली बौद्ध धर्म से संबंधित है। सो आंसर इसका ए ही हो जाएगा। अब चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, उस क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ देखा आपने, तो ये जो है प्रश्न हो गया था, जैन मोक्ष के लिए 3 साधन अवस्थाएं, ठीक है, ये आपने देखा। यस, यहाँ पर देखिए जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। कौन कौन से? सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। और इन तीनों को जैन में त्रिरत्न कहा जाता है और त्रिरत्न की जो है जो संज्ञा है बौद्धों में भी है। इसका आंसर दोस्तों सी इज राइट, जैन धर्म। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 25वां। तो देखिए 25वें प्रश्न क्या है, क्या कह रहा है? कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में क्या है? समान नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि बौद्धिज्म और जैनिज्म में बहुत सारी चीज़ें समान भी हैं। तो देखिए कौन सी बात समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन और रीति रिवाजों की अस्वीकृति। ये प्रश्न है आपके लिए और इस प्रश्न का आंसर बताइए, कौन सा धर्म, दोनों धर्मों में क्या चीज़ समान नहीं है? तो आंसर जो है आप देखेंगे तो सी मेरे इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया और वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने क्या किया? मोक्ष के प्राप्ति के लिए घोर तपस्या और शरीर त्याग को आवश्यक बताया। जबकि बौद्धिज्म ने क्या किया दोस्तों? मध्यम मार्ग का प्रयोग किया। और इस मध्यम मार्ग के प्रयोग के कारण ही ना तो बहुत ज़्यादा हिंसा, ना ही तनिक भी पूरी तरह अहिंसा। इसीलिए ये जो मध्यम मार्ग है, इसके कारण ही भगवान बुद्ध के द्वारा चलाया गया धर्म आज पूरी दुनिया में आपको देखने को मिल रहा है। जबकि जैनिज्म भारत तक सिमट कर रह गया है। तो आपको भी अपने जीवन में मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। 26वां 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? जो बोधि वृक्ष है, जिसके पत्ते, बोधि वृक्ष मीन्स पीपल का पेड़ जो है, जहाँ जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, वो कहाँ पर मतलब उस किस पीढ़ी का है? वो तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ, पंचम या षष्ठम पीढ़ी। तो देखिए इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी, पंचम पीढ़ी। आइए देखते हैं जरा इसके डिटेल। तो महाबोधि मंदिर वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था। ह्वेनसांग जो कहता है उसके उस मूल वृक्ष को 7वीं सदी में सम्राट शशांक ने क्या किया था? कटवा दिया था, नष्ट करवा दिया था। और इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष लगाए गए थे, रोपित किए गए थे, जो नष्ट हुए। और वर्तमान जिस वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ पर लगवाया था। किसने लगवाया था? ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो एक अंग्रेज था, अलेक्जेंडर कनिंघम, उसने लगवाया था। और यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने की जो है अधिकार है। ठीक है, अब देखिए जरा आगे देखिए। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार, एक तो बार सम्राट अशोक और एक बार पुष्यमित्र शुंग, एक बार जो है पूर्व वर्मा और अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया था। तो आप देखिए कितने लोगों द्वारा? 2 बार, एक बार तो अशोक द्वारा, एक बार पुष्यमित्र शुंग द्वारा और एक बार पूर्व वर्मा द्वारा और एक बार कनिंघम द्वारा लगवाया गया था। और अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष हो जाएगा। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने इसे 5वीं पीढ़ी का माना है और जो है लोक सेवा आयोग ने भी इस तथ्य के मूल्यांकन से इसको बाहर कर दिया था। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 5वीं पीढ़ी ही मेनली माना जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास 27वां। देखिए बराबर की गुफाओं का उपयोग किनके आश्रय के लिए रूप में किया जाता था?
यानी बराबर की गुफा में कौन रहते थे? मेनली आजीवक लोग रहते थे, थारू लोग रहते थे, जैन या फिर तंत्रवादी जो लोग हैं वो लोग रहते थे तांत्रिकों के लिए। तो आपको पता होगा अच्छे से कि बराबर की गुफाएं जो बिहार में हैं, बराबर की गुफाएं जो बिहार के जो है गया और उसके आसपास के क्षेत्र में हैं, वो आजीवकों को प्रोवाइड की गई थी, आजीवकों को दी गई थी। और ये जो है अशोक और अशोक के पौत्र दशरथ, इन दोनों ने दिया था। तो ये हो गया आंसर, ए इज़ राइट। आइए इसका डिटेल देखते हैं। तो देखिए इसका डिटेल देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला पूर्ण रूप से विकास हो चुका था या हुआ। और अशोक उसके पौत्र दशरथ के समय बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए। अशोक के समय बराबर की पहाड़ियों की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध हैं। यानी सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़ नामक की गुफा जो है बराबर की पहाड़ियों के अंतर्गत, ये दोनों काफ़ी फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 28वां है दोस्तों। देखिए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? क्या आजीवक संप्रदाय के संस्थापक आनंद हैं, राहुलो भद्र हैं, मक्खली गोसाल हैं या उपाली हैं? बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये पॉइंट है और इसके बारे में जान लीजिए कि आजीवक संप्रदाय कौन होते थे। तो आजीवक संप्रदाय अभी हम लोग डिटेल देखेंगे। अभी इसका आंसर देखिए, आंसर हो जाएगा सी इज़ राइट। मक्खली गोसाल जो है ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। और इस आजीवक संप्रदाय में होता क्या है देखिए, तो मक्खली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता को क्या किया? त्याग दिया। आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की। और इनका मत किस चीज़ पर है? नियतिवाद पर है। यानी कि हम कुछ भी नहीं करते, पहले से सब कुछ फिक्स होता है, नियति खुद ही सब कुछ करती है, बुनती है। तो इसके अंतर्गत और क्या है कि जिसके अनुसार संसार प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियत और संचालित होती है, उसमें मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 29 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन था? कौन था? क्या उदयन थे, अशोक, बिंबिसार या फिर महापद्मनंद? पाटलिपुत्र का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आप देखिए उदयन को पाटलिपुत्र का संस्थापक माना जाता है। ये डिटेल देखते हैं। तो देखिए पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी और उसके पुत्र उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनवाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। जब इसने नया जो है राजधानी बना लिया, तो इसने क्या किया कि मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। और साथ ही यह नगर शिशुनाग वंश, नंदवंश और मौर्य वंश की राजधानी भी रहा है। ये प्रश्न हो गया। 30वें प्रश्न पर आइए। ये रहा आपके लिए 30वां प्रश्न। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ये अभी जस्ट हमने देखा, तो उदयन ने किया था। आंसर हो जाएगा सी। और देखिए डिटेल थोड़ी सी, हर एक वंशीय शासक उदयन द्वारा या उदयभद्र द्वारा के शासनकाल की सर्वप्रथम घटना है कि गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया गया। जो पाटलिपुत्र नामक नगर आने वाले बहुत सालों तक, हजारों सालों तक भारत में एक सबसे समृद्ध और सबसे शक्तिशाली एक जो है स्थान बना रहा, नगर बना रहा। और उसने राजगृह के इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी भी स्थानांतरित कर ली। किसने? उदयन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? वही प्रश्न आ गया, उदयन ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये है हमारे पास 32 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्यों द्वारा, गुप्तों द्वारा, नंद द्वारा या लिच्छवियों द्वारा? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गणतंत्र का मतलब होता है दोस्तों जहाँ का शासक जो है, जहाँ का राजा जनता द्वारा चुना जाए। तो कौन सा स्थान है? तो दुनिया में पहली बार जनता द्वारा डायरेक्ट चुना गया राजा कहाँ होता था? वो वैशाली में होता था। और किसके द्वारा किया जाता था? लिच्छवियों द्वारा किया जाता था। ऑप्शन डी इज राइट। आइए जरा समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया और वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। लिच्छवी लोग वज्जी संघ में, वज्जी संघ था और उस संघ के अंतर्गत लिच्छवी भी एक शामिल थे उसमें, और ये लोग सबसे सर्वप्रमुख थे उसमें।
33 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो देखिए इस प्रश्न को, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पाटलिपुत्र थी, वैशाली थी, राजगृह या गिरिब्रज थी या चंपा थी? तो आपको मैं बताता चलूं कि मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो राजगृह थी। आंसर सी इज राइट। आगे चलिए देखिए जरा डिटेल। पुराणों के अनुसार आप जानते हैं कि पुराण क्या होते हैं? तो पुराण जो है वेदों की जो है जो वेद हैं उसकी क्रिया का उसकी जो है क्रिया से संबंधित या फिर उसके कर्म कांड से संबंधित जो व्याख्या है वो पुराणों में मिलती है। और उसकी आध्यात्मिक व्याख्या किस में मिलती है? उपनिषदों में मिलती है। यानी वेदों में उसकी जो है उपनिषदों में क्या मिलता है? तो वेदों की उपनिषद होते क्या, आप ऐसे समझें तो उपनिषद वेदों की आध्यात्मिक व्याख्या है, जबकि पुराण जो है वेदों की कर्मकांडी व्याख्या है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था और इसके पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। आप नाम महाभारत में बार बार ये नाम आता है जरासंध का, जिसने राजगृह या गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक कौन हुआ? तो वो था बिंबिसार। और ये किस वंश का था? हर्यक वंश का था। यह और साथ ही इसकी मृत्यु 492 ईस्वी पूर्व में हुई और इसके पश्चात अजातशत्रु, इसी का पुत्र अजातशत्रु शासन करने लगा। और अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से परिवर्तित करके पाटलिपुत्र बसाया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? हमने अब जानते हैं अच्छे से, हर्यक वंश उसके वंश का नाम है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से लेकर 460 ईस्वी पूर्व अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा। और इसकी हत्या भी उसके पुत्र, किसकी हत्या? तो अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। और कौशांबी के वत्स राजा उदयन से भिन्न है ये, क्योंकि कौशांबी जो था वो जो है वो अलग है और उसके संस्थापक कौन था? उदयन था। और ये उदयन है। समझ रहे हैं आप लोग अंतर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। सैंड्रोकोट्टस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सैंड्रोकोट्टस जो कि आप देखेंगे तो यूनानी ग्रंथों में एक नाम आता है सैंड्रोकोट्टस, तो उससे किसकी समानता की जाती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की। और ये किसने समानता स्थापित की है? क्या विलियम जोन्स ने, वी स्मिथ ने, आर के मुखर्जी ने या फिर डी आर भंडारकर ने? तो इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है और आंसर देखिए ए इज राइट, यानी विलियम जोन्स ने ये बात कही है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोट्टस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की है। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्टस के रूप में वर्णित किया है, जबकि विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोट्टस के रूप में, जबकि जस्टिन ने सैंड्रोकोट्टस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का भी उल्लेख किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए चलते हैं आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन। चलिए चलते हैं। तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? क्या ए कनिंघम ने, ए एच दानी ने, ब्यूलर ने, जेम्स प्रिंसेप ने? किसने पढ़ा था ये बताना है। जल्दी से बताएं सभी, जल्दी से सभी बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने का काम किसने किया? तो जेम्स प्रिंसेप सर हैं जिन्होंने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का काम किया। ऑप्शन डी इज राइट। तो देखिए सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों जो कि ब्राह्मी लिपि में मुख्यतः हैं का उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवनामप्रिय की पहचान सिंघल दैट मीन्स श्रीलंका के राजा तिस्स से कर डाली। और बाद में क्या हुआ, कालांतर में सिंघली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश से यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त हुई मिलती है, जिससे अंततः 1915 में मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक का नाम भी मिलता है। और इससे जो है क्लियर हो जाता है कि देव नाम प्रिय अशोक के लिए यूज होने वाली उपाधि थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? क्या उसकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र था, ऋग्वेद था, पुराण था या इंडिका था? तो मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम था दोस्तों इंडिका। आंसर डी इज राइट। अर्थशास्त्र कौटिल्य की पुस्तक थी। ऋग्वेद वेद है अपना पहला वेद है, सबसे प्राचीन दुनिया का वेद है। पुराण ऋग्वेद की क्या है? कर्मकांडीय व्याख्या है। तो आगे चलते हैं दोस्तों और देखिए इस प्रश्न को देखिए। तो
क्या कहा जा रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। और सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक कौन कौन से थे? तो नियार्कस, आर्नेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस, मेगास्थनीज तथा मेगास्थनीज, ये सब के सब जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, सिकंदर के समकालीन थे। अतः ये नाम याद रखना है, कई बार इनके नाम देकर पूछता है कि कौन इनके समकालीन था, जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं मिलती हैं वहाँ से। और मेगास्थनीज का नाम भी सर्वाधिक, विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक का नाम इंडिका था और इसे मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत के रूप में ये जानी जाती है। आगे देखिए, इंडिका के पुस्तक का लेखक कौन है? मेगास्थनीज है, हम सभी जानते हैं। इसको आगे पढ़ते हैं क्योंकि जस्ट अभी ये प्रश्न देखा हमने। आगे बढ़ते हैं और देखिए, मेगास्थनीज किसका दूत था? क्या सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का, यूनानियों का? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको मैं बताता चलूं, मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का दूत था। और ये सेल्यूकस निकेटर दोस्तों कौन था? तो ये सिकंदर का सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर ने जब इस क्षेत्र पर, कुछ क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, जब उसने ईरान और आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया, तो उसका जो है सेनापति नियुक्त किया सेल्यूकस को उसने, और स्वयं वापस चला गया। अब सेल्यूकस ही इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में रखकर काम करता था। और सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत बनकर, मेगास्थनीज राजदूत बनकर सिकंदर, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उनके दरबार में गया था। तो ये आपने देखा, आंसर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास होगा 40वां, और 40वें नंबर क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अगर हम मौर्यों की बात करें तो मौर्य में अंतिम सम्राट कौन था? जैसे कि हम पहले मौर्य सम्राट को जानते हैं, कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसके बाद बिंबिसार थे, फिर इसके बाद जो है बिंदुसार थे, इसके बाद जो है तीसरे अशोक थे, और उसके पुत्र कुणिक वगैरह थे, और दशरथ उसका पौत्र था। ये नाम आता है काफ़ी। 40वां नंबर प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? जालौक था, अवंतीवर्मा था, नंदीवर्धन था, या बृहद्रथ था? तो ये नाम साफ तौर पर आता था, ऑप्शन डी इज राइट, कि बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासक था। तो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी गई थी, और एक नए साम्राज्य की स्थापना की गई, शुंग साम्राज्य, जो कि शुद्ध ब्राह्मणवादी विचारों को लेकर आगे बढ़ रहा था। ब्राह्मणवादी विचारों के मतलब सनातन विचारों को आगे लेकर बढ़ रहा था। आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर, और ये रहा 41 नंबर क्वेश्चन आपके लिए। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां मिलती हैं? क्या जूनागढ़ अभिलेख में, भीतरी अभिलेख में, नासिक अभिलेख में, या सांची के अभिलेख में? तो आंसर ए इज राइट, जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां मिलती हैं। सांची जो है मध्य प्रदेश में है, भीतरी जो है आप देखेंगे, भीतरी जो है यूपी में है, नासिक जो है, नासिक महाराष्ट्र में है। आगे बढ़िए, देखिए जरा इसको डिटेल देखते हैं। तो गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन के 130 से 150 ईस्वी का अभिलेख प्राप्त हुआ है, और इस शिला पर, यह क्या है, एक शिला पर उत्कीर्ण है, और उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों का एक प्रति और स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए मिले हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, और इसमें रुद्रदामन की वंशावलियों, उसके विजय, उसके शासन, उसके व्यक्तित्व आदि के सुंदर प्रकाश डाला गया है। और साथ ही यह अभिलेख अब तक का प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। जितने अभी तक के संस्कृत अभिलेख पाए गए दोस्तों, उनमें सबसे प्राचीन अभिलेख अगर कोई है तो वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख ही है, 130 से 150 ईस्वी के आसपास का। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? कौन सा राजा था जो जैन धर्म के प्रति काफी झुकाव रखता था? दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल और हुविष्क। तो आप देखते हैं, जानते हैं कि दशरथ जो है वो दशरथ, जो आप जानते हैं कि दशरथ जो है इसके प्रति, जैनों के प्रति नहीं था। तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर देखेंगे, दशरथ जो था वो आजीविकों के प्रति काफ़ी, आजीवक संप्रदाय के प्रति काफ़ी ज़्यादा झुकाव रखता था। हुविष्क जो है ये कनिष्क का पुत्र है, ऑप्शन डी देखिए, हुविष्क जो है ये कनिष्क का पुत्र है और ये बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव रखता था। और बृहद्रथ वो उसके प्रति, उसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। आंसर सी इज राइट। खारवेल जो है उसका झुकाव जैन धर्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा था। आंसर सी इज राइट। देखिए कलिंग का चेद वंशीय, कलिंग में कौन सा शासन करता था? तो चेद वंशीय शासक खारवेल शासन करता था। प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था, और उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा
से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है और यह अभिलेख खारवेल के इतिहास जानने का एक मात्र स्रोत है और इसका जैन धर्म के प्रति झुकाव भी इसी से पता चलता है। और हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, ध्यान रखेंगे, प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। आगे चलेंगे, प्रश्न है हमारे पास, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस वंश से है? क्या महामेघवाहन वंश, चेदी वंश? और इसके अलावा दो ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, सातवाहन वंश, रठ भोजक वंश, या उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आपको मैं इसके बारे में बताता चलूं, जैसा कि अभी आपने देखा कि एक तो इसके वंश का नाम चेदी वंश था, कलिंग के चेदी वंशीय राजा महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। और तो कलिंग का जो चेदी वंश राजवंश था का संस्थापक कौन था? महामेघवाहन था। और उसी के नाम पर इस वंश को कई बार चेदी राजवंश और कई बार महामेघवान वंश भी कहा जाता है। इसलिए इसके आंसर दोनों सही हो जाएंगे। इसलिए आंसर सी इज राइट, ई इज राइट। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक वाला पोर्शन वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? खारवेल था। और खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र स्रोत हमारे पास क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख है। 44वें नंबर क्वेश्चन पर आइए, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो देखिए आंसर इसका दोस्तों क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्क या समुद्रगुप्त? आंसर हो जाएगा डी, समुद्रगुप्त। प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को मानते हैं। वास्तव में ये उपाधि ही गलत है, क्योंकि समुद्रगुप्त बहुत प्राचीन है और ये नेपोलियन बहुत ही मॉडर्न समय का है। तो अगर जो है इसमें उपाधि देना ही है तो प्राचीन भारत का नेपोलियन न कह के ये कहा जा सकता है कि फ्रांस का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन। ये ऐसे प्रश्न बनना चाहिए। आगे चलते हैं 45वें नंबर प्रश्न पर। तो देखिए एक बात इसमें आपको बताने लायक है कि विंसेंट स्मिथ ने ये बात किसने कही थी? तो ये बात इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों पर मुग्ध होकर, खुश होकर उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी थी। और समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। और उसके लेखक कौन है प्रयाग प्रशस्ति के? तो हरिशेन है। तो एक बात मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारे पास लेख मिलते हैं उससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में 12 राजाओं को, और उत्तर भारत में शायद एग्जैक्ट याद नहीं है अभी मुझे, उत्तर भारत में 6 या 7 राजाओं को उन्होंने हराया था। तो ये सारी विजय उनकी की हुई है। आगे बढ़ते हैं, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया वो कौन है? किसने हूणों को पराजित करने वाला गुप्त सम्राट कौन है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या रामगुप्त? ये प्रश्न है आपके लिए। और इस प्रश्न का आंसर देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि आंसर देखिए सी इज राइट। स्कंदगुप्त जो है ये हूणों को पराजित करने वाला महान सम्राट था गुप्त वंश का। और साथ ही देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, हूणों के बारे में थोड़ा जानते हैं कि हूणों का पहला भारतीय आक्रमण सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी पूर्व में हुआ था और स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए थे। देखिए यूएस राय के अनुसार हूण आक्रमण का नेता कौन था? खुशनेवास था। और यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा, देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन को गति तेज की। और स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों में हूणों ने कब्जा भी कर लिया था। चलिए 46वें प्रश्न पर आएंगे दोस्तों। और 46वां प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। किस प्रकार की भूमि को हम लोग अपृहत कहा जाता है? बिना जोती हुई जंगली भूमि को, सिंचित भूमि के घने जंगल वाली भूमि, जोती हुई भूमि, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो इस प्रश्न 46वें नंबर क्वेश्चन का आंसर चलेंगे देखेंगे। और आंसर इज ए, दैट मीन्स बिना जोती हुई जो जंगली भूमि है उसे हम क्या बोलते हैं? अपृहत बोलते हैं। ये हो गया, ए इज राइट। आगे चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखें, ध्यान दीजिए, बिना जोती हुई वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो उसे हम अपृहत कहते हैं। और ये गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक टर्म था, एक पद था। आगे देखिए प्रश्न हमारे पास आकर 47वां प्रश्न आ गया है। एक चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा कब की थी? क्या 515 से 520 ईस्वी में, 525 से 529, 545 से 552 या फिर 592 से 97? ये आपके लिए प्रश्न है। और इस प्रश्न का आंसर देखेंगे तो ए इज राइट। तो चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा जब की थी वो 515 से 520 ईस्वी के आसपास की थी। और देखें चीनी यात्री ने क्या किया था, 3 वर्षों तक बौद्ध धर्म की प्रतियां वो एकत्रित करता रहा।
आगे चलिए 48वें नंबर प्रश्न पर। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी शासक ने भारत में यात्रा की? तो मैं आपको इसको याद करने का तरीका बता देता हूं। क्या फाहियान, इत्सिंग, ह्वेनसांग या तारानाथ? तो आप देखिए हर्षवर्धन के शासन में हा नाम वाला ही आया था, ह्वेनसांग। ऑप्शन बी इज राइट। हर्षवर्धन के शासन में चीनी यात्री जो आया था हर्षवर्धन ह्वेनसांग, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। आगे देखेंगे, इसके थोड़ा डिटेल भी देख लेते हैं। तो हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कृष्ट अभिलाषा क्या थी कि महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने और पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी उसकी अभिलाषा, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे, यानी आसानी से उपलब्ध थे भगवान बुद्ध के ग्रंथ। और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए, चंगन चीन से उसने जो है 629 ईस्वी में प्रस्थान किया, चला और अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा है। किसने? जो ह्वेनसांग है उसने लिखा है एक ग्रंथ जिसे क्या नाम दिया गया है? सी युकी। तो सी युकी किसने लिखा है? ह्वेनसांग ने लिखा। आगे चलते हैं दोस्तों, 49 नंबर क्वेश्चन है। टोटल 50 प्रश्न आज देखेंगे। तो देखिए कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण या राजतरंगिणी? आंसर डी इज राइट, क्योंकि इंडिका जो है वो मेगास्थनीज की, अर्थशास्त्र कौटिल्य की और पुराणों की रचना बहुत सारे लोगों ने की है। तो आंसर हो जाएगा डी इज राइट। तो देखिए कल्हड़ के बारे में देखिए, राजतरंगिणी कश्मीर का प्रॉपर इतिहास है और इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने जय सिंह के शासनकाल 1127 से 1159 ईस्वी के शासनकाल में पूर्ण किया। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र के ऊपर अर्थशास्त्र नाम से बुक लिखा। अंतिम आज का प्रश्न है 50वां प्रश्न। देखिए ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? ओदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित था? बंगाल में, बिहार में, गुजरात में, तमिलनाडु में या उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक? तो आपको मैं बताता चलूं कि ओदंतपुरी जो है या ओदंतपुर शिक्षा महाविहार जो था वो बी ऑप्शन है सही, बिहार में स्थित था। इसका डिटेल देखते हैं और यहीं से आज क्लास हम लोग समाप्त करेंगे। तो देखिए ओदंतपुर, जिसे उदनापुर के नाम से भी जाना जाता था, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था और इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। तो आपके लिए एक नया प्रश्न भी बन गया, मतलब आपको एक नया इंफॉर्मेशन मिल गई कि ओदंतपुर विश्वविद्यालय या ओदंतपुर महाविहार की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी गोपाल ने। तो आज यहीं क्लास को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।